हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन पार्ट 2 देखा था, जिसमें नैम पर चर्चा करी थी। हमने नैम के उद्भव और उसके रिलेवेंस तक की हमने बात करी थी उस पिछली क्लास में। आज इस क्लास में हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन पार्ट 3 में देखने वाले हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। पूरब की तरफ देखो। भारत की जो नीति रही है फॉरेन पॉलिसी, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन या विघटन के बाद से जो भारत की पॉलिसी रही है उससे संबंधित ये जो लुक ईस्ट नीति, उसको नाम दिया गया था, यानी पूरब की तरफ देखो। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में। एक्चुअली लुक ईस्ट जो पॉलिसी है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ईस्ट में जो भी कंट्रीज आते हैं, जैसे साउथ ईस्ट हो गया, फिर ईस्ट कंट्रीज हो गया, इंडो पैसिफिक जो नेशंस हो गए, आसियान कंट्रीज हो गया, ठीक है, बेसिकली आसियान के साथ इम्प्रूवमेंट्स करने का दृष्टिकोण था रिलेशनशिप में। आज इसी का जो है एक अपग्रेडेड वर्जन चल रहा है, एक ईस्ट पॉलिसी जिसपे हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी का इंट्रोडक्शन क्या है। इन ऑर्डर टू फॉर्म ए लॉस ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएसएसआर, 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ठीक है, एक तरीके से यूएसएसआर की शक्ति समाप्त हो गई थी, विघटन हो गया था। जो एक सोवियत संघ था उसका विघटन हो जाने से क्या हुआ कि ये कमजोर हो गया। जो रसिया था वो काफी कमजोर हो गया था, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। तो ये इंडिया का एक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर था इंडिया का, और इंडिया ने अपना एक पार्टनर खो दिया जब रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब इंडिया जो है यूएस के साथ रिलेशनशिप बनाने चाहता था, और यूएस के जो एलाइज थे साउथ ईस्ट एशिया में, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता था। लेकिन पश्चिम के जो देश थे उनके साथ अपनी एक समस्या थी। ठीक है, वो अवसरवाद, आर्थिक अवसरवाद की नीति को फॉलो करते थे। हम इसको बाद में समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो 1991 के बाद जो सिनेरियो बना था, यूएसएसआर यानी रसिया, रूस कमजोर हो गया था, और भारत को नए मित्रों की तलाश करनी पड़ी। और नए मित्रों के रूप में जो पूरब के साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज थे, जो यूएस के एलाइज थे, ठीक है, वो दिखाई दिए भारत को। और इट वाज डेवलप्ड एंड इनेक्टेड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जो थे 1991 से 1996 तक जो प्रधानमंत्री रहे थे, उनके काल में ये विकसित किया गया था, लागू किया गया था, और रिगरसली परस्यूड बाय द सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। जो इनके अटल बिहारी वाजपेयी इनके बाद जो आए थे 1998 में, 2004 में, और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक जो प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, इनके काल में ये लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉलो किया गया था, उनका अनुसरण किया गया था। लेकिन अभी की जो नई गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में परिवर्तित कर दिया, और इसको जो है और भी डाइवर्सिफाई करने, डायनेमिक बनाने का दृष्टिकोण लेकर के आए थे। तो इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी, कही थी, हमने अभी बात किया। ठीक है, एंड उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था एट ईस्ट एशिया समिट 2014 में। इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, फोकसिंग ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद आसियान। आसियान के साथ हमने रिलेशनशिप को काफी और भी ज्यादा बढ़िया करना है, एंड द ईस्ट आसियान कंट्रीज थ्रू कॉमर्स। और जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ भी, और कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी को जो है इसके सेंटर में रखा जाएगा। वाणिज्य, संस्कृति और संपर्क, यानी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज द न्यू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब यह है कि कनेक्टिविटी आज बहुत जरूरी हो गई है। जैसे आप देखो, इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी का इशू जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी का, इंडिया के साथ जो इशूज है, तो कनेक्टिविटी काफी महत्वपूर्ण है आज के टाइम पे। जो एक तरीके से जो वैश्वीकरण की बात, कनेक्टिविटी का महत्व काफी बढ़ गया। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज और आसियान के जो कंट्रीज हैं, एक तरीके से हमारे जो साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं,
उनके डेवलपमेंट में भी इनका रोल काफी ज्यादा बढ़िया हो सकता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से। और उनके उनके साथ जो है इंडिया की कनेक्टिविटी भी एनहेंस हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इन सब दृष्टिकोणों से एक ईस्ट पॉलिसी के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था ईस्ट एशिया समिट में 2014 में। इसके लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स लुक ईस्ट के सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाना। ठीक है, ईस्ट एशिया के देशों के साथ, ईस्ट एशिया के देशों के साथ सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंट्रीज आसियान के कंट्रीज दिए हुए हैं। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार। तो ये लुक ईस्ट, हमारी जो ईस्ट के कंट्रीज आते हैं इसके साथ हमारा बेसिकली संबंध बनाना था, अच्छा करना था लुक ईस्ट पॉलिसी के इस पूरे रीजन के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पुराना मित्र था यूएसएसआर, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, वो कमजोर हो गया था, तो हमको नए मित्र की तलाश थी। तो सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़िया बनाने के लिए और उभारने के लिए इसका एक लक्ष्य था। एंड मोर स्पेसिफिकली, और भी अगर विशेष रूप से देखा जाए तो जो लुक ईस्ट की पॉलिसी है, ठीक है, वो थ्री प्रोंग्ड अप्रोचेस के साथ जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो है थ्री प्रोंग्ड अप्रोचेस अपनाती है। पहला है टू रिन्यू पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट, जो राजनीतिक संपर्क थे उनको उनको फिर से नया करना था। एंड अंडरस्टैंडिंग विद आसियान मेंबर स्टेट्स, और जो आसियान के सदस्य राज्य थे, देश थे, ठीक है, उनके साथ एक तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स को अच्छा करना था और एक जो समझ है, ठीक है, उसको और भी सुदृढ़ करना था। तो ये पहला अप्रोच था, आसियान के मेंबर स्टेट्स के साथ अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग्स को इम्प्रूव करना था। दूसरा, टू अचीव enhanced economic interaction including investment and trade, science and technology, tourism, etc. with Southeast Asian countries। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, ठीक है, टू अचीव एनहेंस्ड इकोनॉमिक इंटरेक्शन, उनके साथ जो है एक तरीके से और भी अच्छी जो आर्थिक इंटरेक्शंस थे उसको प्राप्त करना था। मतलब आर्थिक संबंधों को और ज्यादा बढ़िया करना था। और उसमें आप कह सकते हो कि निवेश, व्यापार, विज्ञान और तकनीक, पर्यटन आदि जो है शामिल किए जा सकते हैं। तीसरा था जो डिफेंस है, रक्षा और जो रणनीति है, ठीक है, जो रक्षा और रणनीति से संबंधित जो लिंक्स है, जुड़ाव है, ठीक है, इन देशों के साथ उनको मजबूत करना था। ठीक है, ताकि हम एक बढ़िया और बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त कर सकें। अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो इसको एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। जो पहला जो फर्स्ट अप्रोच है वो है टू रिन्यू पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग विद आसियान मेंबर स्टेट्स। सेकंड, टू अचीव enhanced economic interactions including investment and trade, science and technology, tourism, etc. with Southeast Asian countries. Third, to strengthen defense and strategic links with these countries to achieve better understanding. बात करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी की जो हमारे इम्प्लीकेशंस हैं, उसको हम देखते हैं कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इंडिया हैज मेड सेवरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, भारत ने कई सारे जो है बहुपक्षीय समझौते किए हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है, एंड दैट हैव बूस्टेड इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिन्होंने भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको और भी मजबूत बनाया है। और इसमें आप देख सकते हो कुछ बायलैटरल रिलेशनशिप, जो पक्षीय संबंध कौन कौन से महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, भारत और चीन के सब बीच में जो संबंध है वो एक तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ही डेवलप हुआ था। ठीक है, आप देखोगे
ये पुराना जो हमारा संबंध था वो पंचशील के सिद्धांत पे तो चला था, लेकिन उसके बाद से जब चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था तो एक तरीके से विराम आ गया था, रिलेशनशिप में काफी बड़ा एक तरीके से शिथिलता आ गई थी, गैप आ गया था। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो है उस समय फिर से शुरू किया गया लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। आज जो है आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो शंघाई सहयोग कारपोरेशन का सदस्य भी बन गया है। ठीक है, जिसमें चाइना के द्वारा शुरू किया गया था इस संगठन है। और इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। करंटली जो है म्यांमार जो हमारा साउथ नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, उत्तर पूर्व के राज्य हैं सेवन सिस्टर्स, उनके लिए कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। ठीक है, कालाधान प्रोजेक्ट जो मल्टी मॉडल कालाधान प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, सितवे पोर्ट तक जाएगा जहाँ समुद्र मार्ग से, और उसके बाद से सड़क मार्ग से जो है नॉर्थ ईस्ट तक मिजोरम तक के लिए मार्ग प्रदान किया जा रहा है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही जो म्यांमार और इंडिया है वो बॉर्डर एरियाज में जिस तरीके की आतंकवाद है, ठीक है, और जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, इनको कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी म्यांमार आर्मी के साथ मिलकर के काम कर रही है। जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जो जो ये निर्जातीय आतंकवाद फैला हुआ है, जो यहाँ पे उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट हैं, ग्रुप है, ठीक है, उन पर इनके साथ मिल करके बर्मा की या फिर म्यांमार के मिलिट्री के साथ सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद से ही ये चीजें संभव हो पाई। फिर हमारा श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप पहले से भी काफी क्लोज चला आ रहा था। ठीक है, लेकिन लुक उसके बाद से हमने और भी ज्यादा इसको एनहेंस करने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, और श्रीलंका के साथ हमारा एक साझा साझा इतिहास रहा है, साझी विरासत है हमारी। ठीक है, और बुद्धिज्म जो है श्रीलंका में हमारे इंडिया के जो द्वारा ही हमारा जो अशोक थे किंग, उनके माध्यम से ही वहां पे फैलाया गया था बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप है उसमें। और प्रत्येक साल दोनों देश मिलकर के जो है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाता है। और एक तमिल निर्जातीय जो भाषाई जो तमिल का मुद्दा है, तमिल एलम का, ठीक है, वो भी श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जो तमिल माइग्रेट करके श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप में जाकर के बस गए थे। ठीक है, अभी जो है चाइना के साथ श्रीलंका के रिलेशनशिप, चाइना इसके साथ साथ स्थापित किया गया था श्रीलंका के द्वारा रिलेशनशिप, लेकिन श्रीलंका को उसमें काफी नुकसान हुआ। और अभी हाल में ऐसी कंडीशन बन गई कि श्रीलंका के पास जो है अपना एक सप्ताह का पूरा फूड के लिए, भोजन के लिए भी विदेशी वो नहीं बचे हैं उनके पास कोष। तो भारत ने इनकी हेल्प भी करी है श्रीलंका की। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी के ही आउटपुट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट कुछ जो है फोरम्स भी बने हैं, कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स भी बनी है, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ नीचे दे सकते हो, बीसीआईएम एक जो है सब रीजनल ग्रुप है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार का है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है बेसिकली। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है इसमें मोटर वाहनों की आवाजाही हो सकती है, ठीक है, बिना लाइसेंस के और बिना कोई शुल्क दिए हुए। ठीक है, तो ये एक कॉरिडोर बनाया गया है, इन सारे देशों से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, और इसके तहत ही मोटर वाहन का से संबंधित भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं बीसीआईएम का, जिसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो ये बीसीआईएम आप याद रखना, प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक जो है ये एक रीजनल ग्रुपिंग है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जो कंट्रीज हैं उनका आपस में जो है एक ग्रुपिंग है ये, ठीक है। और अभी हाल में देखा जा सकता है कि जो सार्क है, सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन है, कोऑपरेशन एसोसिएशन है, ठीक है, उसमें क्या है कि दिक्कतें चल रही हैं पाकिस्तान और इंडिया की वजह से। तो वो सार्क की सफलता हमेशा जो है संदेहग्रस्त हो जाती है। तो ऐसे में तो जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, ये एक बढ़िया अल्टरनेट्स बन सकता है। और ये लुक ईस्ट पॉलिसी का एक अच्छा, काफी अच्छा एक उदाहरण है हमारे। इसी तरीके से साफ्टा है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, मुक्त व्यापार से संबंधित एक एरिया है ये साफ्टा। साफ्टा भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे रिलेशनशिप के लिए, जो हमारे आसियान कंट्रीज हैं उसमें फ्री ट्रेड के लिए। तो ये एक एक इकोनॉमिक जो है एरिया बन जाएगा। और यहाँ पे आपसी जो व्यापार है, निवेश है, उसको काफी बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी एक ग्रुपिंग है। नेक्स्ट है आसियान। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, जो दक्षिण पूर्वी एशियन कंट्रीज हैं, देश हैं, उनका यह एसोसिएशन है, ठीक है। आपने हमने सबने सभी को मालूम होगा, ये जो है काफी स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं और इनकी इकोनॉमी भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इनको एशियन टाइगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1997 में जो एक तरीके से मंदी आई थी, उसके बाद से ही आसियान की ग्रुपिंग को तैयार किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट ईस्ट एशिया समिट भी है एक ऐसा ही ग्रुपिंग। फिर है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है। ये एक तरीके से सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला कोऑपरेशन है। मेकॉन्ग और गंगा, गंगा नदी है, मेकॉन्ग नदी भी है जो चाइना से निकल करके और जो म्यांमार से होते हुए थाईलैंड लाओस तक जाती है, कंबोडिया तक जाती है, ठीक है। तो ये मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन को भी इन एक तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हो, उससे निकला हुआ दिखा सकते हो, मान सकते हो। कुछ जो है गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स भी हैं जो दैट बूस्टेड इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, जिन्होंने भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसको काफी आगे बढ़ाया। एक है ट्रांस एशियन हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगापुर टू इस्तांबुल। जो ट्रांस एशियन हाईवे है वो सिंगापुर से शुरू होता है और, ठीक है, और इस्तांबुल तक जाता है, जो इंडिया से होते हुए जाएगा, ठीक है। अब जैसे सिंगापुर एकदम यहाँ एक जो हमारा वो मलक्का जल डब्लू मध्य है उसके पास में है। तो ये इंडिया इंडिया से होते हुए, और जो तुर्की है, तुर्की इस्तांबुल तक जाएगा। ट्रांस एशियन हाईवे स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगापुर टू इस्तांबुल पासिंग थ्रू इंडिया। एंड नेक्स्ट है ट्रांस एशियन रेलवे फ्रॉम दिल्ली टू हनोई। दिल्ली से हनोई, हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है ट्रांस एशियन रेलवे। और नेक्स्ट है 800 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन। ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन जो है 800 किलोमीटर, सॉरी 800 किलोमीटर लंबी है, राइट। एंड बिटवीन म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया। म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये फैली हुई है लाइन, ठीक है, 800 किलोमीटर लंबी। अब हम इसके सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं कि क्या महत्व है लुक ईस्ट पॉलिसी का। तो जो हमारे, जैसे कि हमने बात किया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर गिवन अ डायरेक्ट रोल अंडर द लुक ईस्ट पॉलिसी। इनको एक तरीके से सीधे रोल दिया गया है। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो, अब जैसे मान लो ये जो हमारा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, ये श्री गुरु कॉरिडोर। सो फॉर द सिंबल, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश कह सकते हो आप, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आसाम हो गया, ठीक है, ये नागालैंड हो गया, मणिपुर,
मणिपुर हो गया, मिजोरम, मिजोरम, ये यहाँ पे जो है ना बांग्लादेश है, पूरा ये बांग्लादेश आप कह सकते हो, त्रिपुरा। ठीक है, कितने स्टेट्स हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, और मेघालय, मेघालय भी है। ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का, वो यहाँ पे एक पतला सा कॉरिडोर है, इसको चिकन नेक बोलते हैं। ठीक है, इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, इधर भूटान है। ठीक है, तो उसमें ये एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भी बोलते हैं इसको, इससे इंडिया की कनेक्टिविटी होती है। लॉजिस्टिक जो सपोर्ट्स है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को, वो सही से नहीं पहुंचा पाता है इंडिया। तो यहाँ पे चूंकि हमारा ये एरिया जो है बॉर्डर एरिया चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है, पूरा चाइना जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का आधा हिस्सा अपना बताता है। ठीक है, तो अगर कभी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स की, तो वो ले जाने में दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जो ये रीजन है, तो अगर ये चाइना यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बना सकता है, तो ये स्ट्रेटेजिकली ये भारत के लिए काफी खतरे की घंटी हो सकती है कि वो चिकन नेक्स को भी कब्जा कर सकता है या फिर उससे उसको बाधित कर सकता है। तो ये एक तरीके से ये स्टेट कट जाएंगे पूरी तरीके से। तो ये बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि अल्टरनेटिव जो है कनेक्टिविटी को बना के रखे, डेवलप करके रखे। और इसके लिए लुक ईस्ट पॉलिसी जो है एक काफी बढ़िया अल्टरनेट था। और जैसे कि आपने देखा कि बिम्स्टेक और वीसीआईएम, तो चाइना भी है उसमें। ठीक है, तो वीसीआईएम हो गया या मेकांग गंगा कोऑपरेशन हो गया, ये सब इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए काफी क्रूशियल है। और कालादान प्रोजेक्ट जो म्यांमार के साथ चल रहा है, हम्म, और थाईलैंड, लाओस, और जो इंडिया है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये जो मेकांग गंगा है उसको और कंबोडिया तक ले जाने की भी कोशिश, सॉरी, एक जो है ट्राइलेटरल हाईवे भी बनाया जा रहा है। ठीक है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, उसको लाओस, कंबोडिया तक ले जाने की कोशिश होगी इंडिया की। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण एरिया है। और इस रीजन में जो हमारे म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, इनके साथ यहाँ के लोगों का एक तरीके से एथनिक रिलेशंस भी है। ठीक है, तो एक पीपल टू पीपल जो है कांटेक्ट भी यहाँ पे बनेगा अच्छा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, बॉर्डर ट्रेड भी होता है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो एथनिक और जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको भी कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो इन इसीलिए इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को डायरेक्ट रोल इसके अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है ओपनिंग द डोर्स फॉर मैरीटाइम ओरिएंटेड लुक ईस्ट पॉलिसी। मैरीटाइम से संबंधित जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, पूरब की ओर देखो की नीति है, ठीक है, उसके लिए दरवाजे खोले जाना बाय ब्रिंगिंग अ पिक्चर ऑफ कोस्टल स्टेट्स ऑफ द ईस्ट एशिया। जो हमारे कोस्टल राज्य हैं ईस्ट एशिया इंडिया के, सॉरी, उनके उनके माध्यम से मैरीटाइम ओरिएंटेशन। मैरीटाइम रीजन में हमारा मैरीटाइम इंडोनेशिया भी हमारा पड़ोसी वो है मैरीटाइम नेबर है। ठीक है, तो मैरीटाइम ओपनिंग द डोर्स फॉर द मैरीटाइम ओरिएंटेड लुक ईस्ट पॉलिसी बाय ब्रिंगिंग पिक्चर ऑफ द कोस्टल स्टेट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया, and this way it will help to build up relation with southeastern nations that are dominantly coastal। तो जो हमारे साउथ ईस्टर्न नेशंस हैं, ठीक है, उनके साथ एक संबंध बनाया जाएगा, जिनमें जो समुद्री जिनका जो एरिया है, रीजन है, वो काफी महत्वपूर्ण है। The Look East policy was seen as a step towards completing China's presence in East Asia, completing completing China's presence in East Asia में जो चाइना की प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी, ठीक है, उसको एक तरीके से
कंप्लीट करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को एक क्या देखा गया था, एक स्टेप के रूप में देखा गया था। ठीक है, और अभी भी जो एक ईस्ट पॉलिसी है कंपटीटिंग हो सकता है यहाँ पे, कंप्लीटिंग इज नॉट सुटेबल, इट इज कंपटीटिंग। ठीक है, तो चाइना को कम्पीट करने के लिए ईस्ट एशिया में लुक ईस्ट पॉलिसी काफी क्रूशियल है। और अब तो एक ईस्ट पॉलिसी में जो है ईस्ट एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अलावा अब इंडो पैसिफिक रीजन को भी इसमें जोड़ दिया गया है, जो कि अब काफी महत्वपूर्ण है ये एरिया। तो ये हमने देखा, डिस्कस किया लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी उपल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।